हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले ग्रेविटेशन के दो कंसेप्ट एड ऑन पार्ट्स कंप्लीट किए। ये हमारा तीसरा कंसेप्ट एड ऑन होने वाला है। यानी कि इससे पहले अगर ग्रेविटेशनल के पहले पढ़ाए गए कंसेप्ट अगर आप नहीं समझे हो तो उसको एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्रेविटेशन के उस टॉपिक्स को, जैसे कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, एस्केप वेलोसिटी एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं एस्केप वेलोसिटी से। एस्केप वेलोसिटी क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कैन ओवरकम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। राइट, तो ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर आप निकाल सको, तो उस मिनिमम वेलोसिटी से जिससे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं क्या? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब आपने कभी एक ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर थ्रो किया तो हम क्या जानते हैं कि ऊपर की ओर जैसे थ्रो करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वो नीचे वापस आती है। बट अगर ऐसा हो कि हाइट वो इन्फिनिटी हो जाए, मतलब कि आपने ऊपर की ओर किसी एक वेलोसिटी, किसी एक एनर्जी से फेंका और वो वापस ही ना आए, वो बाहर निकल जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर निकल जाए, राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाए, तो उस वेलोसिटी, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्या? एस्केप वेलोसिटी। और उस मिनिमम एनर्जी को हम कहेंगे क्या? दैट इज मिनिमम एस्केप एनर्जी और एस्केप एनर्जी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, अगर इसी एनर्जी का कंजर्वेशन लगाया जाए तो हमें ये मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इससे पहले वाले जो कंसेप्ट एड ऑन वाली वीडियो थी उसमें हमने समझा था बाइंडिंग एनर्जी को, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा अगर मैं एनर्जी दूंगा तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जाएगी, राइट। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कोई एक वेलोसिटी दे रहा हूँ, साथ में उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये एटलीस्ट मिनिमम होने के लिए इसके किसके बराबर होने पड़ेगा? दिस काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, तभी ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जा पाएगी। ठीक है, तो अगर वो मिनिमम एनर्जी को मैं लिखूं तो सपोज ग्रेविटेशनल जो अर्थ की वेलोसिटी है एस्केप, उसको हमने डिनोट किया VE से, मतलब एस्केप वेलोसिटी। तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ mv²। ये क्या है? ये है एस्केप एनर्जी। इसे क्या कहेंगे? एस्केप एनर्जी। ये किसके बराबर होनी चाहिए? √g/m/r, सॉरी नॉट √, gmm/r के। ठीक है, इसके बराबर अगर एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, तभी ये एस्केप होने के लिए पॉसिबल हो पाएगी। सो इफ वी कैंसिल आउट mm, वी आर लेफ्ट ओवर विथ VE² 2gm/r, ओके, और √2gm/r। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में लिखो तो मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या जानते हैं? स्मॉल g = gm/r²। यही तो होती है gm/r²। तो VE क्या लिख सकते हैं हम? 2gr²/r होल रूट, हेंस इट इज इक्वल्स टू √2gr। ये लिख सकते हैं। अब g की वैल्यू हमें पता है क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड। r की वैल्यू हमें क्या पता है? 6400 किलोमीटर, दैट मीन 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक है, अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट करूं तो मुझे जो इसके वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दैट इज 2 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 64,000 किलोमीटर्स
इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो वी विल गेट एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू VE इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यू कैन इमेजिन द स्पीड, राइट? कितनी स्पीड होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की अगर स्पीड से कोई एक पार्टिकल मूव कर रही है तो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली मूव आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर इसी वजह से जा सकती है। ठीक है, अब अगर मैं इसे फॉर मास डेंसिटी के टर्म्स में अगर लिखता हूं एस्केप वेलोसिटी को, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि मास डेंसिटी दी गई है, एस्केप वेलोसिटी निकालो। कैसे लिखेंगे मास डेंसिटी को? हम क्या लिखते हैं? अगर अर्थ को स्फीयर कंसीडर करते हैं तो उसकी मास को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ इंटू रो। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। 4/3 पाई r³ है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज द मास डेंसिटी, यही तो हो जाती है मास। ठीक है, तो इस जगह पे इसको अगर मैं पुट करूं, VE इक्वल्स टू √2g, m के जगह पे 4/3 पाई r³ रो, तो हमें क्या मिला? हमें मिला, और बाई r भी है ना, √r। सो इफ r और यहाँ पे बच गया r², तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? 8/3 और क्या रहेगा? g पाई रो। ठीक है, 8/3 g पाई रो। ठीक है, फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाई की वैल्यू 3.14 डाल के, मास डेंसिटी जो भी दी रहेगी उसको डाल के, एंड 8/3 और जी की वैल्यू तो आप पता ही है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, तो ये रही एस्केप वेलोसिटी का थ्योरी। मतलब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो चाहे कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी रॉकेट हो, चाहे आयरन मैन ही क्यों ना हो, अगर उसे कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके स्पेस में ले जानी है, देन ही और शी हैव टू मूव विथ 11.2 किलोमीटर, एटलीस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे कम में मूव करेंगी तो सिर्फ एक मैक्सिमम हाइट को अटेन करके ये वापस आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एस्केप वेलोसिटी। देखो, एस्केप वेलोसिटी के बारे में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है कि द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप कहोगे कि सर आपने वर्टिकल क्यों कहा था? तो वर्टिकल हमने इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप सीधा हॉरिजॉन्टली एक प्लेन सरफेस पे अगर मूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये साउंड सुनने में सही नहीं लगेगा। वैसे ये भी हो सकता है कि आपको कुछ एक हाइट तो ऊपर मूव करना पड़ेगा, राइट, इन ऑर्डर टू मूव आउटसाइड, राइट। तो इसीलिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब आप किस एंगल पे जा रहे हो, अगर आप θ1 है θ2 है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये कह रही क्या? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी हमने उसके रिलेशन में एंगल को हमने नहीं देखा है। और क्या है? वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लैनेट। देखो, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लैनेट्स। VE जो हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकाला, ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, क्योंकि वो क्या था? वेलोसिटी हमने क्या निकाला था? VE इक्वल्स टू √2gm/r, ये निकाला था। तो ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, राइट। और अगर यहाँ पे प्लैनेट चेंज हो जाए तो उस प्लैनेट की मास और उस प्लैनेट का रेडियस हो जाएगा, तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम इनफाइनाइट हाइट, देन इट विल रीच द सरफेस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी एक हाइट से अगर फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाए, किसी हाइट मतलब इनफाइनाइट हाइट से अगर नीचे गिराया जा रहा है, तो वो जो स्पीड से नीचे पहुंचेगी दैट विल बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड नियरली। ओके, नाउ कैलकुलेटिंग एस्केप वेलोसिटी हमने क्या लिखा है कि एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल इफेक्ट ड्यू टू सेलेस्टियल बॉडीज आर नेग्लेक्टेड। मतलब स्पेस में तो बहुत सारे प्लैनेट्स है या फिर बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, तो उनके भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे, राइट। तो उनको हमने नेग्लेक्ट कर रखा है और एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट करके ये जो रिलेशन निकाला है वो किया है। बट एक्चुअल में जब कैलकुलेशन होती है, जब किसी स्पेस सेंटर में स्पेस में भेजे जाने वाले जो भी स्पेस क्राफ्ट का एक्चुअल कैलकुलेशन किया जाता है, तब इन सब चीज़ों को विंड पैरामीटर, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल ड्यू टू सेलेस्टियल बॉडी, इन सब को
लाइक नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, इन सबको मेजर करके उनको ऐड किया जाता है, ठीक है। For Earth to become a black hole, the escape velocity must be or equal to the speed of light. मतलब अर्थ ब्लैक होल मतलब क्या है? ब्लैक होल हमने समझा है, राइट, बहुत जगह पे न्यूज़ में या फिर बहुत सारे हम साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं कि ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल की जो लाइक अट्रैक्शन पावर है या फिर जो उनका ग्रेविटेशनल पुल है ब्लैक, वो सबसे ज़्यादा है। तो अर्थ को अगर ब्लैक होल का इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि लाइट को भी वो अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी, अगर उस स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा मानी जाती तो वो भी वहां से निकल नहीं पाती है, राइट। तो अब देखो कि फॉर अर्थ टू बिकम अ ब्लैक होल द एस्केप वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल और मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब VE शुड बी इक्वल टू और मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तभी अर्थ एक ब्लैक होल बन पाएगा, राइट। Then everything will go inside the earth, ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल। तो एक पार्टिकल मैक्सिमम कितनी वर्टिकल हाइट तक जा सकती है ये हम देखेंगे कि सपोज अर्थ के सरफेस से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर वेलोसिटी दी, ऊपर की ओर फेंका, तो ये कोई एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर ये वहाँ से वापस आएगी। तो वो मैक्सिमम हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर आपने किसी एक पार्टिकल को वेलोसिटी दी तो उसमें आ गई क्या? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। अब किसी एक हाइट मैक्सिमम के जाने के बाद फिर ये नीचे आएगी, तो इस मैक्सिमम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? दैट विल बी, अगर ये रेडियस ऑफ द अर्थ है तो mgh/1 + h/r ये होगी। कैसे? क्योंकि टोटल एनर्जी का, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन यही कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही, वो देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रही है तो वैसे वैसे क्या हो रही है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो घटते जा रही है, राइट। तो वेलोसिटी घटते जा रही, तो मतलब एट इस मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी क्या? 0। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, राइट। इवन वर्टिकल मोशन में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो इस हाइट पे इसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो मतलब इसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकते, अब ये नीचे ही आएगी। लेकिन इस एक हाइट पे इसकी तो कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी तो लॉस हुई है। लॉस एनर्जी का लॉस मतलब एनर्जी कन्वर्ट होना। किस पे कन्वर्ट हुई है? वो पोटेंशियल एनर्जी पे। तो इस एक हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दैट इज mgh/1 + h/r। तो अगर मैं यहां से h की वैल्यू कैलकुलेट करूं या फिर h का इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसे एज अ, तो इसे मैं लिख सकता हूं एज अ v²/2g - v²/r, राइट, v²/r ये मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो इतनी मैक्सिमम हाइट एक पार्टिकल अटेन कर सकती है, जहां पे v क्या है? वेलोसिटी ऑफ गिवन टू दैट पार्टिकल, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी, अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी तो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? कॉमन सेंस क्या कहता है कि हम जब एस्केप वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। तो तब मेरी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? क्या कितनी दूर जा सकता हूं मैं? इसके वेलोसिटी को पार कर गया तो मैं कितनी दूर जा सकता हूं? देखते हो, अगर मैं v = एस्केप वेलोसिटी तो ये क्या हो जाएगी? हाइट h = जहां पे v है वहां पे एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी हम क्या जानते हैं? ve वो इक्वल्स टू होती है √2gr, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2gr, तो √2gr यानी कि v² यानी कि सिर्फ 2gr लिखेंगे बाई 2 × g - 2gr/r। सो r विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 2gr/2g - 2g। तो 2g - 2g हो जा रहा है क्या? 0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ये पूरा टर्म हो गया इनफाइनाइट। मतलब अगर वेलोसिटी बराबर है एस्केप वेलोसिटी के तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हाइट तक जा सकती है,
ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब ही यही होता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाएगी, हाइट बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। अब अगर एस्केप वेलोसिटी से कम हो जाए वेलोसिटी, तो ये दूसरा केस है, एस्केप वेलोसिटी से कम हो जाए तो ऑब्वियसली कोई एक हाइट तक जाके फिर ये नीचे गिर जाएगी, फिर ये नीचे गिर जाएगी। अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, देन इट विल डू इंटर प्लैनेटरी मोशन। इंटरप्लैनेटरी मोशन मतलब ये स्पेस में जस्ट लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड प्लैनेट्स ये मोशन करेगी, आर्बिट्री मोशन, इंटरप्लैनेटरी मोशन करेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स, पहली बात तो सैटेलाइट्स क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो अर्थ या किसी और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, राइट, मेंटेनिंग अ ऑर्बिट, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट, राइट। तो सैटेलाइट कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए हम सेंड करते हैं फ्रॉम अर्थ, जैसे कि फॉर कम्युनिकेशंस, फॉर रिमोट सेंसिंग, राइट, इस तरह के कई और भी चीजें, और फिर जाके वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी सैटेलाइट्स को भेजे जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी मोशन कैसे होती है, ठीक है। तो देखो, प्लैनेट, हमें क्या पता है, प्लैनेट भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट, और साथ ही साथ अपने एक्सिस में वो रोटेट भी कर रही है, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स के, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वैसे ही कुछ कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो कि प्लैनेट्स के अराउंड, अर्थ के अराउंड या फिर कोई और प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मेंटेनिंग एन ऑर्बिट, इसे कहते हैं क्या, सैटेलाइट्स, ठीक है। अब देखो, अगर ये रिवॉल्व कर रही है तो ऑब्वियसली इसकी कोई वेलोसिटी है, ये मूव कर रही है तो कोई एक्सिस को मेंटेन करके ऑब्वियसली इसकी कोई वेलोसिटी है। तो सपोज करते हैं कि ये एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड कोई एक एक्सिस को मेंटेन करके मूव कर रही है, ठीक है। अब ये मूव क्यों कर रही है, राइट, रिवॉल्व क्यों कर रही है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो हर एक पॉइंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट टेंजेंशियल होगी, या जो कि हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन में, राइट। लेकिन ये एक्चुअल में एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है, राइट। अगर मैं इसके ऑर्बिट को एक सर्कुलर ऑर्बिट मानता हूं तो, राइट, अगर मैं इसके ऑर्बिट को सर्कुलर ऑर्बिट मानता हूं तो ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है ये कहां से आ रही है, ठीक है। पहली बात तो देखो, ये सैटेलाइट है, इसकी कोई मास है और अर्थ की कोई एक मास है, राइट, सैटेलाइट की मास है और अर्थ की मास है। अब दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसे इंट्रोड्यूस कर रही है, और इसे, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से होगा, राइट, Fg। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑफ सैटेलाइट को हम कैसे लिख सकते हैं, vo से। सो वी कैन सिंपली से दैट mv² by r, लेट सपोज दिस डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, इक्वल्स टू g m is the mass of earth, capital M, और small m is the mass of satellite by distance r square, ठीक है। ये हो गई। अब आर आर कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास, और एम एम यहां से कैंसिल आउट होगा, तो v² इक्वल्स टू g m by r, ये आ गया। अब vo इक्वल्स टू रूट अंडर g m by r, ठीक है, रूट अंडर g m by r। अब बात देखो, अगर मैं बात करूं स्मॉल r की, ये स्मॉल r है क्या, ये स्मॉल r है सैटेलाइट से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि अगर सैटेलाइट अर्थ सरफेस से h हाइट पे है, तो ये r क्या हो जाएगा, और ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सिंपली वी कैन राइट स्मॉल r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस दिस हाइट, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, vo इक्वल्स टू रूट अंडर gm by r plus h। Now for a very small height or negligible height with comparison to the radius of the earth, हम क्या करते हैं, हम h को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो वो देखते हैं अब। तो अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा पास है एक सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से, तो हम क्या कह सकते हैं, h इज वेरी वेरी लेस देन r। इस केस में हम h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वी कैन सिंपली राइट ऑर्बिटल वेलोसिटी VO इक्वल्स टू रूट अंडर gm/r। ठीक है, रूट अंडर gm/r। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, जिसमें दिया रहता है कि एक सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, तब हम h को नेग्लेक्ट करके सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ये जो रिलेशन आई है V0 इक्वल्स टू gm/r प्लस h, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, gm क्या होती है, g/r² r प्लस h, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि gm को मैंने रिप्लेस किया किससे, स्मॉल g से। ठीक है, तो चलो ये हो गया क्या, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। देखो, तो मैंने एक पहले बताया कि दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट। तो वो दोनों ही पार्ट है किसके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के। वैसे सैटेलाइट्स को हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि सैटेलाइट्स होते हैं या तो आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट मतलब हमारा आ जाता है मून। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स के बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट, जैसे अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, जुपिटर के पास एक से ज्यादा है, वैसे ही सैटर्न के पास भी है। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट मतलब ये हो जाती है जिसे हमें बनाना नहीं पड़ता, जो पहले से वहीं पे लगी हुई थी। ठीक है, मून को तो हमने बनाया नहीं, बट हमने किसको बनाया, इस तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम बनाते हैं। तो जो सैटेलाइट्स होती है ये दो तरह के हम लिख सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आ जाती है नेचुरल, एक आ जाती है इसमें से आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, और इसी जो पहले मैं बताया कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो इसके पास है, इसके पार्ट है, दैट इज जियो स्टेशनरी और दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट के क्या क्या यूजेस है ये तो आपको पता ही है। रिमोट सेंसिंग में यूज होता है, जीपीएस में यूज होता है। आर्टिफिशियली हम सैटेलाइट्स को क्यों भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे जो राइवल कंट्रीज है उनके मूवमेंट्स को चेक करने के लिए, राइट। तो जो भी हमारे इमेज जो जिससे हमें खतरा हो सकता है, जो कंट्री से हम पे हमला कर सकती है, राइट, उनसे हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, हमें उनके मूवमेंट्स पता चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें रिमोट सेंसिंग वेदर फोरकास्ट में हेल्प होती है, जीपीएस ट्रांसमिशन में हमें हेल्प होती है, राइट। तो इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग के साथ साथ क्लाइमेटिक चेंज जो होने वाला है, कि कहीं पे अगर फ्लड्स आने वाली है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आने वाली है, उसे हम डिटेक्ट पहले से ही कर सकते हैं विद यूजिंग दिस आर्टिफिशियल टाइप ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, ये आर्टिफिशियल टाइप ऑफ सैटेलाइट्स क्या है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होते रहती है, मेंटेनिंग एन ऑर्बिट। ठीक है, तो मेंटेनिंग एन ऑर्बिट अगर रिवॉल्व होते रहेंगे तो ये क्या करेगी, इमेज कलेक्ट करेगी एट सम पर्टिकुलर प्लेसेस, और वो डाटा हमें ट्रांसमिट करती है। ठीक है, एंड बाय दैट वी कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है आगे। ठीक है, तो ये थी कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। नाउ बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट की। एक सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है तो इसके ऑब्वियसली कुछ टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब क्या, जिसमें ये एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करे। तो क्या होती है टाइम पीरियड, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम अगर डिस्टेंस बाय स्पीड हुई तो डिस्टेंस क्या है, एक अगर इसके ऑर्बिट को मैं सर्कुलर ऑर्बिट मानता हूं तो इसकी डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन 2πr, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, बाय वेलोसिटी यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 2πr बाई रूट अंडर gm/r, ये लिख सकता हूं। अगर ये r को मैं ऊपर ले जाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, एंड 2π को अगर मैं बाहर निकालूं, सो वी कैन सिंपली राइट r³ बाई gm, r³ बाई gm। ठीक है, और अगर gm को मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में रिप्लेस करो, सो वी कैन राइट r³ बाई g r²।
ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी वाले यही इक्वेशन को मैं r क्या है, ये स्मॉल r क्या है, दिस इज सम, अगर यहां से ये है हाइट और ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, देन स्मॉल r इज हाइट प्लस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तो हम जानते हैं। सो यहां पे मैं सिंपली लिख सकता हूं 2 पाई रूट अंडर r प्लस एच क्यूब बाई जी एम। ठीक है, यहां पे भी मैं सिंपली वही लिख सकता हूं 2 पाई इंटू r प्लस एच क्यूब बाई जी आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, तो अगर आप बात करते हैं कि अगर ये सैटेलाइट, इफ फिर से वही कंडीशन लेते हैं कि h बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू r, तो क्या होगी, तो फिर से हम नेग्लेक्ट करेंगे किसको, h को नेग्लेक्ट करने से हमारे टाइम पीरियड क्या आ जाएगी 2 पाई इंटू रूट अंडर r क्यूब बाई जी एम और 2 पाई इंटू रूट अंडर r क्यूब बाई जी आर स्क्वायर। ठीक है, सो वी विल गेट 2 पाई इंटू रूट अंडर r बाई जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड इफ हाइट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, हाइट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो यहां पे मैं रेडियस ऑफ अर्थ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूं कि एक्चुअल टाइम पीरियड दैट इज 84.6 मिनट्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 आवर्स। ठीक है, 84.6 मिनट, ये टाइम पीरियड किसका निकला कि कोई ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ के बहुत ही पास है, तो उसके अगर हम हाइट को नेग्लेक्ट करें और उसकी हाइट अगर r से बहुत ज़्यादा कम हो रही है, राइट, r के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, तो हम सिंपली उसके टाइम पीरियड को बता सकते हैं, दैट इज एक रेवोल्यूशन उसे लगाने में अर्थ के अराउंड 84.6 मिनट उसे लगती है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो, यहां से क्या नोटिस कर सकते हो, ये वाला टर्म अब अगर आप नोटिस करो कि t इक्वल्स टू 2 पाई r क्यूब बाई जी एम, तो यहां पे t जो है वो r टू द पावर रूट अंडर r क्यूब है, तो r टू द पावर 3/2 पे डिपेंड कर रही है, राइट। इसका मतलब यहां से हम क्या देख सकते हैं, टी स्क्वायर जो है वो r क्यूब पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां से हमारा केपलर्स थर्ड लॉ भी वेरीफाई हो जा रहा है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर भैया का थर्ड लॉ भी वेरीफाई हो पा रहा है कि टी स्क्वायर टाइम पीरियड की स्क्वायर जो आर क्यूब के आर क्या है, यहां पे हमने कंसीडर किया आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इफ हाइट इज नेग्लिजिबल, तो इसके बराबर हो रही आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो रही है। ठीक है, तो यहां से केपलर थर्ड लॉ भी वेरीफाई हो पाता है। बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है क्या, ये भी तो सैटेलाइट है, लेकिन इसे जियो स्टेशनरी क्यों कहा जाता है, इस पे हम बाद में आते हैं। पहले समझते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की प्रॉपर्टी क्या है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो अर्थ से देखने पे स्टेशनरी लगती है, लेकिन ये रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड द अर्थ, और इसकी जो रिवॉल्यूशन की जो पाथ है वो क्या है, मेंटेनिंग द इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर के अराउंड एक ऑर्बिट मेंटेन करके ये रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, अब देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी क्यों नजर आती है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एक रिवॉल्यूशन की जो टाइम है दैट इज 24 आवर्स। ठीक है, सो इस एक रिवॉल्यूशन की टाइम 24 आवर्स है, और अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन की टाइम है 1 रोटेशन की टाइम दैट इज ऑल्सो 24 आवर्स, राइट। तो इन दोनों के टाइम पीरियड सेम है। अगर सपोज करता हूं मैं अर्थ हूं और मेरे सामने ये जो पेन है ये क्या है, ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो मैं अपने एक्सिस को मेंटेन करके मैं रोटेट कर रहा हूं एंड ये एक रेडियस को मेंटेन करके ये रिवॉल्यूशन कर रही है अपनी। ठीक है, लेकिन दोनों की टाइम पीरियड सेम है, तो मुझे क्या लगेगा, कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, कोई बाहर से अगर देख रहा होगा तो उसे क्या लगेगा कि ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे, राइट। और मुझे क्या लगेगा कि एब्सोल्युटली सैटेलाइट की मेरे रेस्पेक्ट में कोई भी मोशन नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम इट इज इन फ्रंट ऑफ मी,
राइट तो इसलिए ये हर एक पॉइंट पे इन द अगर इक्वेटर से देखा जाए तो ये हमेशा स्टेशनरी नजर आती है, इसलिए हम इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट की रिवॉल्यूशन की टाइम पीरियड 24 आवर्स एंड अर्थ के एक रोटेशन की टाइम पीरियड भी 24 आवर्स है, दैट्स व्हाई इट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो और हाइट भी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, इस पे बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द सैटेलाइट विल ऑलवेज बी ओवरहेड at a particular place on the equator as seen from the earth, it looks stationary। तो अगर मैं height of any satellite निकालना चाहूं, मतलब कि ये कितने हाइट पे मूव कर रही है अर्थ के अबाउट, तो हमें टाइम पीरियड क्या पता है, r³/2π इंटू r³/gm, ये हमें पता है टाइम पीरियड। तो अगर t की स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, 4π² इंटू r³/gm के जगह पे मैं gr² लिख सकता हूं। ठीक है, स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये स्मॉल r क्या है, दैट इज द ये पूरा रेडियस, इसमें क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये जो हाइट h है ये, तो हमें ये h निकालनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, t² = 4π² और इसमें क्या है, r प्लस h³/g r²। ठीक है, तो यहां से मैं h³ की वैल्यू यानी कि h की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे किस तरह से मिलेगा, t² g r² 4π² माइनस टू द पावर 1/3 माइनस r इक्वल्स टू क्या है, हाइट। तो ये है इक्वेशन जिससे हम, या फिर ये है वो रिलेशन जिससे हम किसी भी सैटेलाइट की हाइट को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो टाइम क्या है, सैटेलाइट का टाइम पीरियड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर या रेडियस ऑफ अर्थ, एंड ये भी आर है रेडियस ऑफ अर्थ, विच इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मूला या फिर सिंपल सा एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो अब अगर बात करें टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की, एनर्जी क्या है सैटेलाइट में, ये तो एक काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये रोटेट करे, क्योंकि ये मोशन में है, एंड साथ ही एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी दैट इज TE, इसे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ mv², v कौन सी, ऑर्बिटल स्पीड यानी कि VO² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट इज -gmm/r। ठीक है, ये होती है। अब ये -gmm/r में कैपिटल M जो है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड दिस स्मॉल m इज मास ऑफ द सैटेलाइट। ओके, अब अगर बात करें और आगे बढ़ते तो हमें क्या पता है कि ऑर्बिटल स्पीड जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज √gm/r, तो v² क्या हो जाएगी, gm/r। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा -gmm/r। तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, -1/2 gmm/r। ठीक है, सो वी कैन सिंपली राइट -gmm/2r। तो ये क्या होती है, टोटल एनर्जी। ठीक है, और ये टोटल एनर्जी थ्रू आउट द अर्थ एंड सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या है, अगर अर्थ सैटेलाइट सिस्टम को हम एक सिस्टम मानते हो तो उसमें टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, वो क्या है, कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी जो है कंजर्व होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर चेंज इन ऑर्बिट करना हो तो जैसे कि आपको अब पता होगा, रिसेंटली हमारा एक मिशन था जो चंद्रयान 3 का मिशन था, उसमें कैसे चेंज इन ऑर्बिट किया गया था। ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं कि चंद्रयान वाले मिशन के बारे में, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह तो उसमें है नहीं। देखो, अब अगर बात करते हैं चेंज इन ऑर्बिट की, कि अगर एक सैटेलाइट कोई एक ऑर्बिट को मेंटेन करके किसी एक प्लैनेट के अराउंड करी या फिर कोई दूसरे मून के अराउंड कहीं पे भी, तो हम अगर इसके ऑर्बिट को चेंज करना चाहे, मतलब इस ऑर्बिट से जो कि अभी है सपोज R1, यहां से मैं बढ़ा के करना चाहता हूं R2 की, अब जो मेरा ऑर्बिट है वो ये रहे इसके अराउंड, तो मुझे कुछ ऑब्वियसली एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो गिवन वर्क डन होगा वो क्या होगा, E2 -
E1। अब ये E2 E1 क्या है? दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो कि E2 इस ऑर्बिट के लिए है, E2 E1 इस ऑर्बिट के लिए। तो इस ऑर्बिट में जो मैकेनिकल टोटल एनर्जी थी और इस ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कितना वर्क डन होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं E2 की बात करूं तो हमने अभी हमने रिलेशन क्या देखा था कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस Gmm/2r। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस Gmm/2r2, राइट। तो अभी इसकी रेडियस क्या होगी? R2 रेडियस होगी, राइट। और पहले क्या थी? R1, सो माइनस ऑफ माइनस G2R1। तो यहां से हमारा वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन क्या मिल जाएगा हमें? दैट इज Gmm/2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस साइन आ जाएंगे एंड अगर इस माइनस को मैं इस तरफ करता हूं सो Gmm/2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस तरह से मैं करूंगा तो मुझे एनर्जी चेंज यानी कि वर्क डन मुझे मिल जाएगा। चेंज इन एनर्जी यानी कि वर्क डन मिल जाएगा कि एक ऑर्बिट को सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे बाहर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है जब सैटेलाइट मोशन करती है। जैसे कि अभी चंद्रयान को भेजा गया था, तो उसने उसको कैसे भेजा गया? तो उसकी जो मोशन की पाथ थी वो क्या थी? अगर ये हमारा है अर्थ, ठीक है, ये हमारा है मून, तो इसे कैसे भेजा गया? पहले सैटेलाइट को किसी एक ऑर्बिट में करवाया गया, फिर ऑर्बिट इसे चेंज करवा के ऐसे किया गया, और फिर एक ऑर्बिट को चेंज करके ये मून के अराउंड ऐसे, राइट। उसके बाद भी 3-4 रोटेशन, मतलब 3-4 ऑर्बिट के बाद ये जाके लैंड करती है कहां पे? मून पे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे इसके बाद। ओके, अब अगर आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा? पोलर सैटेलाइट्स। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और वो पोलर सैटेलाइट से कैसे अलग है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैंने कहा था कि वो इक्वेटर के पास से मूव कर रही है, मतलब इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसके साथ पैरेलली ये मूव कर रही है। बट पोलर सैटेलाइट है क्या? वो पोलर रीजन से मूव कर रही है, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये मूव कर रही है। ठीक है, पढ़ते एक बार। पोलर सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फ्रॉम वन पोल टू द अनदर। अर्थ के 2 पोल से, एक है ऊपर नॉर्थ पोल, एक है नीचे साउथ पोल। तो इस तरह से पोलर सैटेलाइट का रोटेशन है। तो अगर मैं अर्थ हूं, मैं घूम रहा हूं, तो ये अगर ये सैटेलाइट है तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगी। ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगी। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह आती है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और जो पोलर सैटेलाइट है, इन दोनों का प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और पोलर सैटेलाइट में ये हो रहा है कि जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमें स्टेशनरी नजर आता था, वैसे पोलर सैटेलाइट हमें स्टेशनरी नहीं नजर आएगा। वो नॉर्थ टू साउथ वो हमारी इमेज लेता रहेगा या फिर वो ऐसे मूव कर रहा है। तो जब भी एक रेवोल्यूशन में अगर एक अर्थ एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, उसके पोलर रीजन से ये एक मूव कर रही है। ठीक है, तो एक बार ये रिवॉल्व करेगी तो इसमें रीडिंग जो आएगी या फिर जो इमेज आएगा वो एक स्ट्रिप जैसा आएगा। ऐसा ये एक स्ट्रिप जैसा आएगा इस तरह से। फिर से जब थोड़ा और अर्थ रोटेट करेगा, फिर से एक और रेवोल्यूशन, तो फिर से इसे एक और स्ट्रिप मिलेगा। तो ऐसे कर करके इसे पूरे अर्थ की इमेज मिलेगी। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट क्या होती है? जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मोशन करती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सैटेलाइट ये तो हम जानते हैं, इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है उसमें यूज होती है। वेदर फोरकास्टिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज जीपीएस, रिमोट सेंसिंग में यूज होती है, राइट। इवन मिलिट्री बैकग्राउंड में भी यूज होती है, या फिर इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं उसमें भी यूज होती है कि हमारे जो राइवल कंट्रीज है उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करने की, ताकि वो हम पे हमला करने से पहले ही हम पहले से ही तैयार है। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए सैटेलाइट यूज की जाती है। और ये सब किससे पता चलती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। वेदर फोरकास्टिंग हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें कि वेटलेसनेस क्या होती है। वेटलेसनेस हम काफी बार देखे हैं कि अगर जब भी कोई एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब स्पेस में जाते हैं तो इन्हें वेटलेसनेस महसूस होती है। ठीक है,
स्पेस में जाने से पहले भी हमने इसे लाइक न्यूटन्स लॉज जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जब लिफ्ट का केस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर लिफ्ट की जो स्ट्रिंग है उसको काट दिया जाए तो वो क्या होगी, जी से नीचे की ओर जाएगी। तो उस समय जो वो आदमी खड़ा रहेगा उसके पास लिफ्ट के अंदर, उसे क्या महसूस होगा, ही विल फील वेटलेसनेस। अब ये वेटलेसनेस का फंडा क्या है, देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर ये मैं एक स्प्रिंग बैलेंस लगाता हूं किसी एक क्लैंप से, ठीक है, तो अगर मुझे इस ब्लॉक की जो वेट है वो मुझे शो कर रही है सपोज 5 kg। अब ये स्ट्रिंग को मैं यहां से हटा देता हूं, स्ट्रिंग को काट देता हूं, तो ये क्या हो गया, काफी दूर से ये जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये नीचे की ओर गिरेगी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये नीचे की ओर गिरेगी। उस समय अगर मैं इस ब्लॉक की रीडिंग लूं तो इट विल बी 0, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द वेटलेसनेस। तो अक्सर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब भी स्पेस में जाते तो उन्हें ये फील होता है कि दैट इज द वेटलेसनेस। वहां पे क्यों फील होता है, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर हो गए, तो जी तो वैसे ही 0 हो गई, राइट। तो जी 0 हो गई तो उसे कोई एक्सेलरेशन देने वाला नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट फील वेटलेसनेस। बट वेटलेसनेस और मास के बीच का अंतर है, राइट। मास अलग होती है, वेट अलग होती है। भले ही वेट 0 हो सकती है बट मास कभी नहीं 0 हो सकती, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बात करते हैं अब बाइनरी स्टार सिस्टम और डबल स्टार सिस्टम और बाइनरी स्टार के बारे में। तो ये देखो बाइनरी स्टार और डबल स्टार सिस्टम से कुछ साल पहले एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं रहता है बट फिर भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन आप में ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं इसे। बाइनरी स्टार या फिर डबल स्टार सिस्टम होती क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 स्टार आसपास है, मतलब कि कोई 2 ऑब्जेक्ट या फिर 2 प्लैनेट्स हम कंसिडर करते हैं जो कि बहुत सी पास है, राइट। ऐसा नहीं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में तो 8 प्लैनेट्स है, राइट, तो बाकी दूसरे सोलर सिस्टम में भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, राइट। हमारे सोलर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारी सोलर सिस्टम्स है, राइट, तो ये हम जानते हैं। तो बाकी देखो अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है, राइट, दोनों अगर पास पास है एक दूसरे से, राइट, तो और दोनों ही ये मोशन कर रही है, दोनों ही ये किसी एक ऑर्बिट को मेंटेन करके मोशन कर रही है, तो इसमें से इनका मोशन कैसा होता है कि सपोज रखते हैं इसे m1 और इसे सपोज करते हैं हम m2, ठीक है। तो ये 2 मासेस है, इनके ये कैसे मोशन करती है, ये आपस के एक दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, राइट। तो इसे हम अगर टोटल एक सिस्टम माने तो इनकी सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आएगी, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके सेंटर ऑफ मास को सेंटर मान के मोशन करते, राइट। तो सपोज ये मोशन कर रही है कुछ ऐसे एंड इस ऑब्जेक्ट की मोशन होगी इस तरह से, राइट। तो दोनों ही एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, राइट, इक्वल एंड ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। और साथ ही साथ सच दैट बाइनरी स्टार सिस्टम का एक कंडीशन है कि दोनों की लीनियर वेलोसिटी जो है वो सेम है, लीनियर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग है, एंड जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा जिससे ये मोशन कर रही है वो सेम है, ठीक है। तो भले ही इसकी सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस है r1, इसकी डिस्टेंस है r2, बट इनकी जो एंगुलर मोशन है वो सेम है, तो हमें क्या एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। तो अगर किसी 2 ऑब्जेक्ट की एक ही सेंटर के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी सेम हो तो हम क्या जानते हैं कि वो एक कंसेंट्रिक सर्कल जैसा मूव करेगा, अगर रेडियस अलग अलग है तो वैसे ही कंसेंट्रिक सर्कल जैसा ये रोटेशन नजर आता है, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं क्या, बाइनरी स्टार और डबल स्टार सिस्टम। तो जैसे कि मैंने कहा कि एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है, तो एंगुलर स्पीड का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, g इक्वल्स टू √g into m1 plus m2 where m1 and m2 are the masses of these 2 objects and r1 and r2 की क्यूब। तो r1 एंड r2 क्या है, r1 क्या है, रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एंड r2 क्या, रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, ठीक है। रेडियस तो नहीं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो इनकी जो टाइम पीरियड होती है तो वो कैसे हो जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई जो ओमेगा से हम निकाल सकते हैं 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा। तो यहां से हम अगर वैल्यूज को पुट करें तो 2 पाई इंटू रूट अंडर आर बाई नॉट रूट अंडर r1 प्लस r2 टू दी पावर 3/2 बाई रूट अंडर जी,
ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऑफ बाइनरी स्टार एंड ओमेगा दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द बाइनरी स्टार। तो इस फॉर्मूला या फिर इस इक्वेशन पे बेस्ड एडवांस में एक सवाल पूछा गया था ताकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। वैसे तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो इसे हम सेंटर ऑफ मास के इक्वेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, राइट। कि वहां पे पूछा था कि एंगुलर स्पीड क्या होगी, अगर दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है तो एंगुलर स्पीड है क्या, ये पूछा गया था। तो सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन को हम लगा के हम ये इस इक्वेशन तक डिराइव कर सकते थे। लेकिन अगर लाइक इन फ्यूचर में अगर आपसे बाइनरी स्टार या फिर डबल स्टार सिस्टम का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये दोनों इक्वेशन को याद रखो या फिर आप डिराइव भी कर सकते हो। डेरिवेशन मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है। चलते अब आगे। अब हम समझते हैं आगे कि इंडिया स्पेस मिशन, राइट। तो जैसे सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वैसे हमें इंडिया के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, राइट। ऑब्वियसली ये एग्जाम में इससे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज, आई एम जस्ट टीचिंग यू, ओके। तो इसमें से हमें क्या जानना है कि देखो हर एक कंट्री की या फिर कोई जो बड़े डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस है उनकी अपनी अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके मदद से वो अपने स्पेसशिप्स या फिर अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको सबको पता होगा, दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वैसे यूएसए का है नासा, राइट। चाइना की है, रशिया की है, राइट। ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस या फिर डेवलप्ड कंट्रीज के ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिया पे फोकस करें तो ये सब जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, दीज आर द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का क्या मतलब होता है कि सैटेलाइट्स को इस लॉन्च व्हीकल्स में सेट करके इसे भेजा जाता है स्पेस में, आउटर स्पेस में, ठीक है। तो ये सब व्हीकल्स की जरूरत क्यों रहती है? देखो जैसे कि मैंने कि कहा था कि वेलोसिटी ऑफ एस्केप दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए होगी, राइट। अब अगर ये सैटेलाइट को मैं इतनी रिक्वायर वेलोसिटी नहीं दूंगा तो ये कभी आउटर स्पेस में पहुंच नहीं पाएगी। तो इसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा क्या चाहिए, पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे फ्यूल चाहिए। तो इसीलिए इन सारे व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है, रॉकेट्स जिसे हम लेमेंस फॉर्म में बोलते हैं, इसे यूज़ किया जाता है और जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, राइट। तो SLV है जो पहले हमारे अर्थ से भेजा गया था, दैट इज 2000 SLV-3 सक्सेसफुल जिसे हुआ था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी पेलोड मास थी 40 kg और इसकी ऑर्बिट जो थी ये लो अर्थ ऑर्बिट पे, मतलब ये अराउंड अर्थ के आसपास ही ये रोटेट कर रही थी। तो इसमें हमने सैटेलाइट को लगा के लॉन्च किया था, ठीक है। बाद में आती है बात ASLV की। ASLV यानी ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। इसकी पेलोड मास थी 150 kg। तो देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, हमारा रिसर्च डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हमने पेलोड मास को बढ़ाना स्टार्ट किया। अब ये पेलोड मास क्या है? पेलोड मास मतलब एक लॉन्च व्हीकल में आप कितनी मास डाल सकते हो, कितनी मास वो कैरी कर सकते हो, उसकी मास कैपेसिटी को हम कहते हैं पेलोड मास, ठीक है। आगे देखते, ये था हमारी उस समय जो एक बहुत एडवांस टेक्निक वाली, दैट इज PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी पेलोड मास देखो आप कितनी ज्यादा है, 1860 kg। फिर आती है GSLV, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और रिसेंटली जो लॉन्च हुई है, जो ऑब्वियसली हमारे इंडियंस के लिए बहुत प्राउड की बात है कि चंद्रयान 3 जिस लॉन्च व्हीकल से भेजा गया, दैट इज द GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो दिस इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3, ओके। तो ये हमने कुछ लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जाना। इसकी प्रोपल्शन टेक्निक्स देखो आप समझोगे, ये सारे क्या होती है, प्रोपोर्शनल फ्यूल्स यूज करती। कौन से फ्यूल्स यूज करती है? तो ये लिक्विड हाइड्रोजन, जो रिसेंट जो हमारा टेक्नोलॉजी उसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल्स का यूज किया जाता है। पहले हम एविएशन केरोसिन्स को यूज करते थे, राइट। फिर हम लिक्विड हाइड्रोजन पे आए, अभी चाइना जैसी कंट्री ये मीथेन को भी यूज करने लगी एज अ फ्यूल, ओके। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे इंडिया स्पेस मिशंस के बारे में। तो पहला जो स्पेस मिशन जो हमने पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी, दैट इज इन अराउंड 1975, उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। फिर हमने मार्स मिशन किया है, ठीक है। फिर मार्स पे हमने अपने सैटेलाइट भेजे। फिर चंद्रयान 1 आती है, राइट। चंद्रयान 1 जो कि अराउंड 2008 इसे भेजा गया। तो देखो जैसे कि मैं बता रहा था कि एक ऑर्बिट से अर्थ से चांद तक ये कैसे पहुंच रही, तो इनके 2-3 मेथड्स होते हैं। एक तो होती है कि डायरेक्ट
प्रोजेक्शन, डायरेक्ट प्रोजेक्शन जैसे कि नासा करते आ रही है कि वो क्या करती है कि अर्थ से डायरेक्ट चांद के ऑर्बिट तक प्रोजेक्ट करती है, राइट। लेकिन हमने जो चंद्रयान 2 या फिर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया तो उसमें हमने क्या किया कि अर्थ के अराउंड हमने 3-4 ऐसे रिवोल्यूशन लगवाए इसके ऑर्बिट को मेंटेन करके, फिर जस्ट लाइक अ स्लिंग शॉट ये पहुंच गई कहां पे, इसके वेलोसिटी को लेके ये पहुंच गई मून पे, फिर उनके पास जाके धीरे धीरे उसके ऑर्बिटल मोशन को करके ये मून पे लैंड हुई है फाइनली चंद्रयान 3। ये चंद्रयान 1 की बात है। तो देखो इसमें भी जब मून मिशन होता है या फिर लूनर मिशन जिसे कहते हैं, उसमें 3 तरह के हो सकते हैं, या तो इंपैक्ट मिशन, एक है लैंडिंग मिशन और एक है ऑर्बिटर मिशन। जो इंपैक्ट मिशन होगा वो क्या है, वो जस्ट चांद के पास से, और जिसे हम व्यू मिशन भी कह सकते हैं, इंपैक्ट मिशन नहीं व्यू मिशन, जिसे हम कहते हैं कि वो चांद के जस्ट पास से गुजरेगी, उसकी एक इमेज लेती हुई, जिससे हमें पता चलेगा कि लाइक मून पे कुछ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल, या फिर उसमें कुछ भी उसकी एयर एटमॉस्फेयर कैसी है, इसको हम जान सकते हैं। फिर दूसरा आता है लैंडिंग मिशन, ऑर्बिटर मिशन, जिसमें मून के अराउंड एक ऑर्बिट को मेंटेन करके एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी जो कंटिन्यूअसली हमें मून के डेटा को देते रहेगी कि यहाँ पे अभी लाइक एटमॉस्फेयर कैसा है, कौन कौन से गैसेस रिलीज हो रहे हैं, राइट। कहीं पे अगर हमें वाटर मिले तो उसकी भी जांच हमें देगी। जो चंद्रयान 3 हमने किया था, जो चंद्रयान 3 जो रिसेंटली 23 अगस्त को चांद पे सॉफ्ट लैंड हो सकी है सक्सेसफुली, दैट इज अ लैंडर मिशन, जिसमें हमने सॉफ्ट लैंड किया चांद के सरफेस पे, राइट, मून के सरफेस में, राइट। तो ये चंद्रयान 3 मिशन पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में 4 कंट्रीज ही कर पाई है अब तक, जिसमें 4 कंट्रीज के नाम है रशिया, यूएस, चाइना एंड इंडिया। इंडिया ने अलग क्या किया है कि हमें क्या पता है कि मून का एक सरफेस ही हमें हमेशा नजर आती है अर्थ से। तो जो इंडिया ने किया वो क्या है, मून के साउथ पोल में जाके लैंड किया है, मतलब जस्ट जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक। हम इसके बारे में काफी कुछ ज्यादा जान चुके जो हमें विजिबल है, लेकिन जो अनएक्सप्लोर्ड है उसमें हमने लैंड करवाया अपना चंद्रयान 3। इससे पहले बहुत सारे मिशन जैसे कि मंगलयान, आप जानते हो मंगलयान मिशन हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो ये थे मिस्टर के सिवन, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो। अभी जो रिसेंट चेयरमैन है उनका नाम है मिस्टर एस सोमनाथ। तो रिसेंटली जो हमारे चंद्रयान 3 लॉन्च की गई, या फिर चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त को जो लैंड हुई है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये है वो GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल, जिससे हमने इन विक्रम, जिसमें लगी थी हमारी सैटेलाइट और एक रोवर, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो चंद्रयान 2 में हमने क्या किया था, एक ऑर्बिटर भेजा था। ये जो पेलोड सिस्टम है, ये देख रहे हो, ये पेलोड है, और यहाँ पे क्या है, ये फ्यूल्स है जो कि इसे पावर देगी टू मूव अप, ओके। तो ये जो पेलोड सिस्टम है इसमें 3 सेगमेंट थे, राइट। चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूं, तो उसमें था एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक जिसमें हम लगा सकते हैं जिस रोवर को, ठीक है। और आगे चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, बट वो सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी। बट वो जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर मतलब जो ऑर्बिटल, जो हम पढ़ रहे थे ऑर्बिटल सैटेलाइट, राइट, तो वो अभी भी मून के अराउंड वो रोटेट कर रही है एज ए सैटेलाइट, तो हमें उसकी जरूरत नहीं थी। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, इस विक्रम लैंडर, जिसे लैंडर नाम दिया गया, या फिर जो सैटेलाइट लैंडर को कैरी करेगी उसके साथ, और उस लैंडर के अंदर है एक रोवर। अच्छा, ये लैंडर और रोवर को मैं बता देता हूं क्या होती है। रोवर क्या होती है, कुछ इस तरह की मशीन होती है, कुछ इस तरह का रोबोट होता है। देखो यहां पे आप देख सकते हो इजीली कि रोवर ये होता है कि कुछ इस तरह का रोबोट होगा जो मून के सरफेस में या फिर कोई भी स्पेस या फिर कोई भी प्लैनेट के सरफेस में वो मूव कर सके और डेटा कलेक्ट कर सके वहां से, तो ताकि उसके हमारे सॉइल के बारे में पता चले कि उसकी सॉइल कैसी है, उसमें वाटर का कंपोनेंट्स है या नहीं, उसमें कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स है या नहीं, राइट, ताकि हम उसमें और भी एक्सपेरिमेंट कर सके। तो ये लाइक फिजिकली उसके सॉइल को टच करके देख सकती है। लैंडर क्या है, लैंडर से ही हमें वो सारे डेटाज हमारे पास मिलेंगे। लैंडर क्या है, ये इसमें भी एक कैमराज लगे होते जिससे हमें इमेज आती है, हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगे होते। वैसे लैंडर्स में भी हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे होते। साथ ही साथ ये काम कैसे करेगी, आप अगर आप बोलो कि तो ये सोलर से काम करती है, राइट, सोलर एनर्जी, क्योंकि अगर स्पेस में जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की तो सवाल ही नहीं है। जो भी हमारे पास सवाल है वो है क्या, सोलर। तो सोलर से ये काम करेगी, ठीक है। अब इससे हमें ट्रांसमिट करेगी डेटा फ्रॉम मून कि क्या है वहां पे। तो
चंद्रयान 3 में इन दोनों को रखा गया। तो इस रोवर का नाम रखा गया था क्या, दिस इज द प्रज्ञान रोवर एंड दिस इज कॉल्ड द विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर के बारे में, ठीक है। और जो ऑर्बिटर होती है जो चांद के अराउंड मूव करेगी वो कुछ इस तरह से दिखती है, राइट। इसी ऑर्बिटर से पहले देखो क्या सिस्टम क्या होती है, ये लॉन्च व्हीकल जो है ये आपको लेके चांद के उस ऑर्बिटर तक छोड़ देगा, फिर ये लॉन्च व्हीकल डिटैच होके उस ऑर्बिटर में आ जाएगा। अब वो ऑर्बिटर क्या है, वो मूव करेगी। अब उस ऑर्बिटर से जब करेक्ट टाइमिंग आएगी, जब करेक्ट सिचुएशन आएगा, तब उसमें से ये लैंडर जिसमें रहेगा ये रोवर, ये क्या होगा, उससे डिटैच होके ट्राई टू लैंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यही चंद्रयान 3 ने कर दिखाया, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द मून में जैसे लैंड हुआ, वहां से ये रोवर निकल के डेटास कलेक्ट की है, ठीक है। और ये रिसेंटली रिसेंटली हमारे पास कुछ इमेजेस आप देख सकते होगे कि मून की इमेजेस आई है, मून के कुछ ट्रेसेस आए हैं, ठीक है। इसकी देखो, इसकी अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये थी 1752 kgs का, जिसमें 26 kg का ये रोबोट था, यानी कि रोवर था, ठीक है। तो ये था चंद्रयान 3 के बारे में, राइट। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल हुआ था क्योंकि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, उनके इंपैक्ट कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाई थी, बट उसकी जो ऑर्बिटर है वो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इंडियाज अपकमिंग मिशन की अगर बात करें तो 3 अपकमिंग मिशन जो आ रहे, एक आता है क्या एक आता है गगनयान, राइट। तो गगनयान 3 फेज में किया जाएगा। पहला 2 फेज होगा जो कि टेस्ट हम करेंगे, गगनयान जो टेस्ट रॉकेट्स भेजे जाएंगे फॉर जस्ट एरिया को नापने के लिए या फिर कुछ रफ डेटा कैलकुलेट करने के लिए। जो थर्ड गगनयान 3 होगा वो पहला इंडिया का क्रूड मिशन होने वाला है, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स है वो जाने वाले हैं स्पेस में। इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने वाली है, तो ये अराउंड 2024-2025 में आपको देखने को मिलेगा। फिर ये आती है निसार, राइट, जो कि रिमोट सेंसिंग और वेदर फोरकास्टिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मिशन अपकमिंग है। तो इसमें ऐसा क्या है, क्या अलग है, इसने इसरो एंड नासा ने मिलके इस मिशन को जॉइंट वेंचर से इस मिशन को परफॉर्म करने वाली है, इस पे काम भी चल रहे हैं। फिर आगे आदित्य, सो दिस इज आदित्य L1 एंड दिस इज द गगनयान, ओके। आदित्य L1 भी एक सैटेलाइट मिशन ही है, राइट, जिसमें हम PSLV रॉकेट्स भेजेंगे एंड दिस इज द गगनयान। गगनयान 3 फेज में होगी, ठीक है। तो इंडिया के अपकमिंग मिशंस ये कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो होप फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर इंडिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट किया है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्न हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।